नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं। ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। एक मंत्री के तौर पर, एक जननेता के तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर की छवि जो है वो बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश में जानी पहचानी जाती रही है। अपने आदर्शों पर चलने वाले, सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहने वाले और बाकी नेताओं से इतर लोगों के लिए बहुत ही सुलभ ढंग से अवेलेबल रहने वाले मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है तोमर जी आपका हमारे इस खास चैनल में, खास डिबेट में। आपका धन्यवाद अभिलाष जी, आपकी भावनाओं का, आपके चैनल न्यूज 24 को भी। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं देख रहा था कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक राजनेता से ज्यादा एक स्थानीय नागरिक के तौर की भूमिका में ज्यादा दिखते हैं मुझे, क्योंकि वो कह देते हैं कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में मेरा चंबल अंचल पिछड़ रहा है तो मुझे अगर सिंधिया जी के दरवाजे पर बैठना पड़ा तो वहां भी बैठ जाऊंगा, जबकि पार्टी का अनुशासन या फिर आपके नेता की छवि आपको ये इजाजत नहीं देती। तो सर, ये क्या दर्द था जिसकी वजह से आपको ये बयान देना पड़ा और फिर इतनी सारी सुर्खियां बन गई? सर देखिए, मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि ये ग्वालियर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956, तो मध्य प्रदेश को जब गठन हुआ तो प्रदेश के 4 महानगर जो हमारे प्रदेश के देश के एक हिस्सा है, इनकी प्रगति होगी तो हमारे प्रदेश और देश की प्रगति होगी, मतलब सब जगह की। उस प्रगति में आप ग्वालियर जब बना तो हमारा ग्वालियर एक औद्योगिक नगरी थी। सिंधिया स्टेट के समय में यहाँ पे काफी उद्योग थे और जो लंबे समय तक चले, और उन उद्योगों को बीच में कारणवश नई तकनीकों को इस कारण से आप जेसी मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, ग्रेसिम, तमाम फैक्ट्रियां थी, कांच मिल, न्यू आदर्श क्लॉथ मिल, तमाम फैक्ट्रियां धीरे धीरे सने सने बंद हो गई। निश्चित रूप से फिर एक दौर आया, मुझे यहाँ कहने में संकोच नहीं है, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के बामौर और मालनपुर में फिर उद्योग स्थापित हुए। बीच में एक फिर कमी आई और आज उस कमी को पूर्ति करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक उद्योगों की व्यार आने का काम शुरू हो गया है। तो मैंने जो इस अंचल में बड़ा उनका पारिवारिक रूप से लगाव है, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ग्वालियर के लिए, विशेषकर इस अंचल के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए उद्योगों की जरूरत है। उद्योगों के अनुरूप शहर का निर्माण हो चुका है। आप आज देखिए कि ग्वालियर का एयरपोर्ट देख के भव्य और सुंदर, आपका बहुत जल्द आगरा से ग्वालियर तक का सुपर एक्सप्रेस लाइन, आपका रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं या हो रही हैं इन साल भर के अंदर जी। ये दिल्ली के नजदीक है, एक बड़ा औद्योगिक नगरी थी, अभी भी कुछ कम उद्योग हुए हैं, औद्योगिक नगरी बने। इसके लिए मैंने माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कहा कि आप माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिले, जरूरत पड़े तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले। और ये मेरी आवाज नहीं, ये ग्वालियर की आवाज है। और निश्चित रूप से इस बात को मुझे खुशी हो रही है कि हमारे माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छे से लिया और विकास हो रहा था, और विकास की गति को तेज करने के लिए शुरुआत हो गई है कि आप देखिए कि साड़ा की जमीन भी औद्योगिक विभाग को हस्तांतरण हो रही है। बहुत जल्दी टेली कम्युनिकेशन की उद्योग ग्वालियर में आए और उद्योग आए, इसकी चहल पहल शुरू हो गई है जी। इसके अलावा मैं देखता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की जो छवि है
वो एक मंत्री से इतर एक बहुत ही साधारण नागरिक, बहुत ही सर्वसुलभ व्यक्तित्व की है। आप बीजेपी के नेताओं से भी मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलते हैं। आप कर्मचारियों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन कर देते हैं, गंदगी देखते हैं तो खुद साफ करने बैठ जाते हैं। तो ये बताइए कि बाकी नेताओं को हम देखते हैं कि उनके तो दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, और आप इस कदर लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये आखिर अब प्रेरणा कहां से मिलती है आपको? और आपको लगता नहीं कि वो वीआईपी कल्चर आपके पास भी होना चाहिए? अब तो इतने सालों बाद आप मंत्री जैसे बड़े पद पर हैं, लगातार संघर्ष किया आपने जमीन से, तो कभी मन में यह बात आती नहीं कि 2 4 10 20 गाड़ियां आगे पीछे दौड़ाते हुए निकल जाएं जैसे बाकी निकलते? देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं जी कि मैं मंत्री होने से पहले किसी पिता का बेटा हूं जी, किसी माँ का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पिता हूं, और सबसे पहले इस हिंदुस्तान का नागरिक हूं। तो हमारी अगर हमारी मानवता है, अगर हमारे अंदर, तो सबसे पहले जन सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उनकी नजरों में, उनके आशीर्वाद से जो एक एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है जी, जो दिन प्रतिदिन के विकास कार्यों को करने की एक शक्ति और सामर्थ्य देती है, सेवा करने की शक्ति और सामर्थ्य देती है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारा और आप सबका एजेंडा एक ही होना चाहिए, अगर जीवन है तो उसके बाद सबसे निश्चित काम है कि हमें एक दिन इस दुनिया को अलविदा भी कहना है। हमको इस दुनिया से एक दिन जाना है, तो जाने का रास्ता अच्छा बनना चाहिए। लोग जब अंतिम यात्रा में जाएं तो लोग प्रयास है हमारा करना, तो जो होगा ईश्वर के हाथ में है। ये प्रयास होना चाहिए कि लोग ये कहें कि एक अच्छे व्यक्ति की अंतिम यात्रा जा रही है। और उस यात्रा को अच्छा करने के लिए अगर हम डेली काम करेंगे, रोज अच्छे काम करेंगे, तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा, और जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बेटा बेटी को, उनका रास्ता भी सुगम होगा। सही प्यार यही होगा, क्योंकि अगर अच्छी अंतिम यात्रा निकालनी है तो आप अच्छे काम करोगे, सकारात्मक सोच होगा, सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे, तभी आपको लोग अंतिम यात्रा में अच्छा कहेंगे। आपने देखा होगा कई अंतिम यात्राओं में लोग कहते हैं बहुत अच्छा आदमी चला गया, कई कहते हैं कि यार ठीक चला गया। तो ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी अंतिम यात्रा में क्या कहलवाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं आता हूं केंद्र वाले मामले पर। ऊर्जा मंत्रालय ने, पीएम मोदी ने 2047 के एक मिशन की परिकल्पना की है, और उसको लेकर के हर विभाग के कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के जरिए आप 2047 के उस मिशन को लेकर क्या योगदान दे रहे हैं? क्या टारगेट है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रालय को? यहाँ की बिजली आपूर्ति को, बिजली सुविधाओं को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप ये देखिए, हमारे कई सौर ऊर्जा के प्लांट, कई हमारे पावर प्लांट, कई हमारे जुटका के प्लांट, हमारे पवन चक्की, जल स्रोत पर आधारित संयंत्र हम लगा रहे हैं। और ग्वालियर, पूरा मध्य प्रदेश, आप ये देखिए, कुसुम सी, कुसुम ए, कुसुम बी, हम हर किसान को, हमारी कोशिश है कि सौर पावर पंप दें, सौर पावर पंप दें, जिनसे उनको जो है अपने घर पर वो अपनी बिजली खेती किसानी दिन में कर सकें, स्वयं का फ्री में बिजली मिले, और उसके एक्स्ट्रा अतिरिक्त बिजली बेच करके आय के स्रोत भी अपने बढ़ाएं। तो हम बिजली के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी उन 2047 को हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेंगे। आत्मनिर्भर जब मध्य प्रदेश बनेगा तो आत्मनिर्भर देश बनेगा बिजली के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से हमारा उत्पादन लगभग डबल हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि 1 साल तक बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे, उसके पीछे खास वजह क्या है, और क्या दूसरों से भी, हमारे दर्शकों से भी आप अपील करेंगे ऐसी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं, हो सकता है कि मेरी बात आज के परिदृश्य में लोगों को राजनीति की लग सकती है, हंसी भी लग सकती है, उनको मजाक भी उनके मन में आ सकता है, परंतु मैं एक मिनिस्टर होने के साथ साथ एक बेटे का पिता भी हूं, एक बेटी का पिता भी हूं। आज आप देख रहे होंगे कि ये पर्यावरण प्रदूषण है। अब जो दिल्ली में जाओ, ग्वालियर से आदमी दिल्ली जाता है इलाज के लिए, तो कहते हैं यार थोड़ा सा आज प्रदूषण ज्यादा है, थोड़ा सा 2 दिन रुक जाओ, तब ज्यादा हवा में, वहां पे हवा में गंदगी है, तो 2 दिन बाद जाएंगे इलाज के लिए। तो दिल्ली को तो उद्योग है, दिल्ली में, दिल्ली राजधानी है, वहां पे आबादी ज्यादा है, पर हमारा जो गांव है, हमारा शहर ग्वालियर है, उस तुलना में काफी पीछे भी है। उसके बाद भी प्रदूषण का लेवल लगभग वहां के बराबर जा रहा हो, तो क्या उस प्रदूषण को कम करने का काम सिर्फ सरकार के हाथ है? क्या इसमें जन सहयोग शामिल नहीं होना चाहिए? और छोटे छोटे काम, जैसे मैं अभी ये बिना प्रेस के कपड़े पहने हूं जी, अब ये इस प्रेस में आधा यूनिट बिजली लगेगी कम से कम। आधा यूनिट बिजली बनाने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, इसके बारे में सोचा है क्या? अगर हम देख रहे हैं तो हमको इस प्रदूषण के लेवल को छोटे छोटे काम, ऐसे मैं सब्जी मंडी जाऊं तो स्कूटर की जगह, मोटर गाड़ी की जगह हम साइकिल से चले जाएं। जो काम जरूरी है वो गाड़ी से करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा जैसे अगर कोई दुर्घटना हो गई, मरीज बीमार हो गया और हम कहें हम साइकिल से जाएं, नहीं, हम बिल्कुल गाड़ी से जाएंगे। पर जो रोजमर्रा के काम है जी, जो सिर्फ हम दिखावे के लिए करना चाहते हैं जी, अपने एक फिजूली खर्च भी करना चाहते हैं, तो क्या उससे हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या एक दिन, अभी आप देखते हो कई जगह क्यूरी कहते हैं, ऑक्सीजन के कई ऑफिसों में, कई मेन चौराहे पे ऑक्सीजन के क्यूरीफायर के प्लांट लग गए। क्या एक दिन ऐसी नौबत नहीं आ जाए? कभी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा बेटा बस्ते की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद ले, उसको कौन चिंता करेगा उसकी? ठीक सर, मैं तो राजनीति में हूं इसलिए सुर्खियों में आ रहा हूं जी। पर ऐसे कई लोग हैं जन सेवा कर रहे हैं जिनका नाम पेपरों में नहीं है, पर वो समाज के लिए अपने आप को नौछावर कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं तो एक गिलहरी का काम कर रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए, मेरे मन में आई सो मैं कर रहा हूं। और मैं तो लोगों से अपील भी कर रहा हूं, जिनके मन में ये भाव रहे, इस प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में भी है जी। एक चीज यहां पर देखते हैं कि आप बताते हैं कि पहले उद्योग, और पहले था भी उद्योगों के मामले में ग्वालियर बहुत आगे था, वो कांग्रेस का जमाना था। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी के शासन में थोड़ा सा उद्योगों के मामले में उतना लकी नहीं रह पाया ग्वालियर, या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि उस समय सिंधिया स्टेट थी जिस समय ये उद्योग स्थापित हुए थे, ना कांग्रेस उस समय नहीं थी। धीरे धीरे कांग्रेस के गवर्नमेंट के काल में उद्योग धीरे धीरे कम हुए हैं, और निश्चित रूप से आपको ध्यान हो कि 2002 और 2003 में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य का, पिछड़े राज्य का कलंक का टीका लग गया था इसमें। आज वो विकसित मध्य प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है, और 2047 में विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के प्रदेश काम कर रहा है। कांग्रेस के लोग बड़ी शिकायत करते हैं, उन्हें प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की हर चीज को लेकर के शिकवा होता है। कमलनाथ जी ने, आपने भी कहा कि कमलनाथ जी ने उस वक्त भी
ग्वालियर के विकास के लिए उतना योगदान नहीं दिया जितना वो दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह है कि कांग्रेस कहती है कि आप आज तक बीजेपी में सेट नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप बीजेपी नहीं, महाराज बीजेपी से आते हैं और इसलिए आप एडजस्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक। देखिए, हर व्यक्ति का सोच होता है, उस पर टिप्पणी तो मैं क्या करूं, उनका सोच है, उन्हें सलामत रहे। पर मैं ये कहूं कि आज मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज आप देखिएगा जिस ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है, 1400 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बन रहा है, दिल्ली, बंबई, कई शहरों जैसा एक बढ़िया विशाल एयरपोर्ट बना है। आप ये देखिए कि ग्वालियर का रेलवे स्टेशन 500 करोड़ की लागत से उसकी तस्वीर बदल रही है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा देखो आप, ग्वालियर की सड़कें देखो आप, तो ये तस्वीर जो ग्वालियर की बदल रही है। 1000 बिस्तर का अस्पताल देखो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल से अच्छे हमारे स्कूल देखो जो बन के तैयार हुए हैं। और मैं तो चाहता हूं, आप लोगों को न्योता देना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों के भवनों को देखो, वहां के भवन ही नहीं देखो, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को देखो, वहां की तस्वीर बदलती नजर आ रही है जी। तो मैं गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये सब काम हो रहे हैं। आपको बता दूं कि 24 तारीख को 4:30 बजे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन नहीं कर रहे दोस्त, लोकार्पण कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब काम जो हो रहा है, कांग्रेस कहती थी, मेरे से चुनाव से पहले भी कहा था कि भैया नारियल फोड़ रहे हैं। हमने कहा हम भूमि पूजन भी करेंगे, भूमि पूजन का नारियल भी फोड़ेंगे और लोकार्पण भी हम करेंगे। और आज जो काम हमने भूमि पूजन किए थे उनके लगभग लोकार्पण हो रहे हैं या कुछ दिन के अंदर हो जाएंगे। उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि विकास को देखें सकारात्मक सोच से कि ग्वालियर कैसा बदल रहा है। ग्वालियर में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कैसे बन रहे हैं। जी, स्कूलों की आपने बात की। हमारे साथी ने एक बहुत अच्छी स्पेशल रिपोर्ट की थी और उसमें ग्वालियर चंबल अंचल के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है और इतनी गर्मी में बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप जैसे संवेदनशील ऊर्जा मंत्री वहां पर हैं, क्या अब इस पर संज्ञान लिया जाएगा सर? क्योंकि कई स्कूल ऐसे जिन्हें 20-20 साल हो गए, 12 से 20 साल हो गए उन स्कूलों को बने हुए और वहां बिजली का एक अदद कनेक्शन नहीं है। निश्चित रूप से क्या होता है कि स्कूल में अभी कई स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं थी, परंतु हमारी सरकार ने तय किया है कि शिक्षा विभाग उन स्कूलों का कनेक्शन लेंगे और चालू भी हो गया है और हम उन स्कूलों को कनेक्शन, विद्युत व्यवस्था उनको कनेक्शन देंगे और स्कूलों में बिजली आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से नीट 24 को ऐसे स्कूलों की चिन्हित किया है, उसके लिए धन्यवाद भी दूंगा और जो है उनको हम ठीक करेंगे। एक और चीज है जहां पर आपके सामाजिक सरकार जो है वो हम देखते हैं कि वो बड़ी प्रमुखता से सामने आते हैं। शराबबंदी को लेकर उमा भारती लगातार मांग करती रही हैं और मंत्रियों में मुझे लगता है कि एकमात्र आप ही मंत्री हैं जो प्रखरता से, मुखरता से इस बात का समर्थन करते हैं कि शराबबंदी प्रदेश में होनी चाहिए। इस मामले में आपको लगता नहीं कि पार्टी लाइन से आप इतर जा रहे हैं तो दिक्कत होगी आपको? नहीं, मैं पार्टी लाइन से बिल्कुल इतर नहीं जा रहा हूं जी। हमारे विचार, परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एजेंडा साफ है, राष्ट्र निर्माण, संस्कारवान लोगों की फौज तैयार करना राष्ट्र के निर्माण के लिए। हमारा ये कहना है, मैं फिर साफ कह दूं, मेरा एजेंडा है, मैं हर दिन शाम को 7 से 7:30 के बीच सीताराम करता हूं, लाइव भी रहता हूं फेसबुक पर और अपने साथियों से भी निवेदन करता हूं कि हम ये कोशिश करें, हम अपने आप को इतना सशक्त करें
कि हम दारू पिएंगे नहीं तो इन दुकानों में ताला पड़ जाएगा, और एक दिन वो आएगा जिस दिन इन दुकानों के ऊपर, शराब की दुकानों पे ताला पड़ जाएगा। ठीक है, दो तीन सवाल लेता हूं, थोड़े से कठिन हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को व्यक्तिगत तौर पर कौन सा नेता ज्यादा पसंद है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? किनके व्यक्तित्व से आप ज्यादा सीख लेते हैं? आपको लगता है ज्यादा चमत्कारिक है, ज्यादा ऊर्जावान है, ज्यादा जनता की नब्ज को समझने वाले नेता है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का झंडा शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में नहीं, चंद्रयान पे फहरा रहा है। ये गौरव, मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको कार्य करने का अवसर मिल रहा है। वो हमारे एक प्रेरणा के स्रोत हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परंतु मुझे राजनीति की शुद्ध अच्छे से याद है कि मैंने कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के मार्गदर्शन में अपनी राजनीतिक आंखें खोली हैं। मुझे कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी का और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला, और उनका एक ही संदेश है कि जन सेवा करो, राजनीति जन सेवा के लिए करो, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं करो। वो आदर्श, उनकी बात को भी मैं महत्व देता हूं। आप चूंकि कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे हैं और आज भी कांग्रेस में आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कांग्रेस के ऐसे एक दो नेताओं के नाम बताइए प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे नेता हैं और गलत पार्टी में। देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति में मैं ये कहूं कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये कहने का, अच्छा कहने का अधिकार तो मेरे को अंदर है, पर किसी को तक बुरा कहने का अधिकार मेरे को नहीं दिया। हर आदमी का तरीका अपना अपना होता है, परंतु मैं ये देख रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 का जो एजेंडा है, विकास का एजेंडा, उसके लिए अपना योगदान देने के लिए लगभग भारतीय जनता पार्टी में लोग, अच्छे लोग आ रहे हैं, और आप दिन प्रतिदिन देख भी रहे होंगे, वो सूची अपने आप छट रही है। जी, एक बड़ा सवाल उठाया जाता है बार बार, क्योंकि बिजली की आपूर्ति की जब बात की जाती है तो खुद सीएम साहब, आप लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो रन करती है, पर वो चीज, आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते कि मध्य प्रदेश दिल्ली को, जो मेट्रो को जो बिजली बेच रहा है वो कम दाम पर बेच रहा है, और जो मध्य प्रदेश की जनता से उस बिजली की कीमत वसूल रहा है वो कहीं ज्यादा दाम है। तो एक बात बताइए, मध्य प्रदेश का होने के नाते मेरे दिल में तो ये दर्द रहेगा कि सरकार मुझसे क्या ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डाल रखी है। देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि वो सीधी जो सौर ऊर्जा से बिजली जो पैदा होती है वो सीधी जा रही है कहां? आपका दिल्ली रेलवे को, वो उसमें ट्रांसमिशन का जो खर्चा है वो लग रहा है। तो निश्चित रूप से अब यहां पे आप बात करोगे, एक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमारे ट्रांसमिशन लाइन की, बड़ी लाइन के सब 132 kV का सब स्टेशन आएगा, फिर 33/11 का सब स्टेशन आएगा, फिर हमारा वहां पे जाके एक ट्रांसफार्मर भी आएगा। तो इसके मेंटेनेंस, इसके लाइन लॉसेज, इस पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं उनकी सैलरी, ये सब चीज भी तो जुड़ेगी दोस्त। हमारी सरकार मुनाफा नहीं कर रही। तो मध्य प्रदेश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, देश में 1 करोड़ प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही है। हमारे किसानों भाइयों को 1 रुपए का अगर बिजली देते हैं तो उसमें 92-93 पैसे की सब्सिडी देते हैं, और 8 पैसे 7 पैसे हम सरकार उनसे वसूलती है। ठीक है, चलिए अंतिम में एक सवाल,
प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के अगले 1 साल का विजन क्या है, मध्य प्रदेश को कहां देखना चाहते हैं, ऊर्जा विभाग को कहां देखना चाहते हैं और जनता के लिए क्या बेहतर प्लान है सर आपके? बिल्कुल निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में आप ये देखोगे कि इस बार प्रदेश ने कोई भी कोयले की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, कोई हम पे सरचार्ज नहीं लग रहा। हमने 31 मार्च को क्लोज किया, क्लियर किया जी। हमारे कर्मचारियों का भी जो रिटायरमेंट के बाद पैसा शेष रहता था वो 31 मार्च को क्लियर किया। जब हमारा कोई सरचार्ज नहीं बढ़ेगा तो लोगों को सस्ती बिजली पे खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो बिजली की रेटें नहीं बढ़ेंगी, कम बढ़ेंगी। हमारा उद्देश्य है कि हर घर पर